हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आपके अपने चैनल HV सिंह अकेडमी पर बच्चों हम लोग फिज़िक्स को स्टार्ट किए थे और फिज़िक्स चला रहे थे, जिसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आप लोग उसको दोनों लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे, फिर ये तीसरा वाला लेक्चर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको सब कुछ समझ आएगा। यानी मैं आशा करता हूँ कि आप पहले वाले 2 लेक्चर देख के ज़रूर आएंगे, जिसके बाद ये तीसरा वाला लेक्चर देखेंगे तो आप बिल्कुल ही क्लियरली समझ पाएंगे कि हम फिज़िक्स को कैसे चला रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से चला रहे हैं, आपको बिल्कुल ही एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करते हुए चल रहे हैं। तो आज हमारा जो तीसरा लेक्चर है, इस लेक्चर का जो मतलब कि पहला चैप्टर चल रहा है और पहले चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। अब ये तीसरा लेक्चर में हम लोग आज जो देखेंगे वो बेटा देखेंगे आज पदार्थों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस देखेंगे, यानी पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। तो क्या होता है कि बेटा जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति के चारों तरफ, कहने का मतलब हर एक पदार्थ ही है। क्या है? सब कुछ क्या है? पदार्थ है। अब ये सब कुछ पदार्थ हैं, इन पदार्थों को कुछ चालकता के आधार पर बांटा गया है। यानी पदार्थों को यहाँ पर फिजिक्स में चालकता के आधार पर बांटा गया है कि किस में आवेश प्रवाहित हो सकता है और किस में आवेश नहीं प्रवाहित हो सकता है। कहने का मतलब है किस में इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से चल सकते हैं और किस में शीघ्रता से नहीं चल सकते और किस में बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। इस आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में बांटा गया है और उन तीनों भागों को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे क्या होता है कि कोई भी पदार्थ हो, अब उस पदार्थ की अगर हम लोग बात करें तो पदार्थ कहने का मतलब कहीं ना कहीं परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे बेटा? परमाणु तथा अणुओं से मिलकर बना होता है। अब जो हमारा परमाणु होता है बेटा, हमने आपको बताया है कि परमाणु जो होता है वो क्या मान लेते हैं कि हमारा एक गोलाकार का मानते हैं। लगभग हमारा परमाणु क्या है? गोलाकार का है। अब ये जो परमाणु होता है, इस परमाणु में एक नाभिक होता है बेटा। क्या होता है? एक नाभिक होता है सेंटर मिड में। अब ये जो नाभिक होता है बेटा, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन, क्या चीज़ बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद रहते हैं। कहाँ? नाभिक के अंदर। अब प्रोटॉन बेटा आपका धनावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये 0 चार्ज होता है इसके ऊपर। अब बात आती है कि प्रोटॉन तो आपका बेटा मिड में रहता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है, जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। कहाँ रहता है? ये नाभिक के अंदर रहता है धनावेश। इसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं बेटा, ये जो कक्षाएं होती हैं इसके बाहर में, ये कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं राउंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी अपनी कक्षा में बेटा चक्कर काटते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। अब ये नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की पहली कक्षा में यानी कि निकटतम वाली कक्षा में होगा। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कक्षा में है और कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में है, इस वाली में है, मानते हैं हम लोग ऐसे करके, ये इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल वाह्यतम वाली कक्षा में है। अब ये जो परमाणु है बेटा आपका, ये इस परमाणु की ये जो वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है बेटा, कहा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों तरफ ये राउंड जो करते हैं, वो क्यों करते हैं? ये कारण कहने वाली बात आती है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा आपका, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो आपका ऋणावेशित होता है। कैसा आवेशित होता है? ऋणावेशित होता है। वहीं जो प्रोटॉन होता है आपका वो धनावेशित होता है बेटा। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जितना कोई भी परमाणु होता है, जितना नाभिक के अंदर धनावेश होगा, जितने प्रोटॉन होंगे नाभिक में, उतने ही इस परमाणु में, इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, जिस कारण इस परमाणु पर आवेश की संख्या भी क्या होती है? बराबर रहती है। यानी जितना प्लस का आवेश रहेगा उतना ही माइनस का आवेश होता है। अब प्लस और माइनस का जब आवेश बराबर रहता है, इस कारण जो परमाणु होता है वो हमेशा अपने आप में क्या रहता है बेटा? उदासीन रहता है। कैसा रहता है? उदासीन रहता है। अब ये जो परमाणु होता है
तो अब कहने का मतलब ये जो नाभिक और ये नाभिक में प्रोटॉन तथा ये इसकी चारों तरफ कक्षाओं में काट रहे चक्कर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं। किसके द्वारा? एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसे हम लोग आकर्षण बल बोलते हैं। यानी कि इसमें प्लस और तथा माइनस ये दोनों का आकर्षण बल के कारण बंधे रहते हैं, यानी कि नाभिक के धनावेश के कारण ये आपस में बने रहते हैं। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की निकटतम कक्षा में होते हैं बेटा, वो वाले जो नाभिक की निकटतम कक्षा में होते हैं वो बहुत ही अधिक बल के साथ बंधे रहते हैं। इसकी तुलना में जो बिल्कुल दूर वाली कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं, इससे कम बल के साथ में बंधे रहते हैं। वो थोड़े कुछ दुर्बल बल के साथ, किसे, नाभिकों से दुर्बल बल के साथ बंधे रहते हैं, यानी कि इनके मध्य में क्या होता है, थोड़ा सा कम बल लगा होता है। अब जिस कारण क्या होता है कि जब कोई भी परमाणु किसी दूसरी चीज़ से घर्षण करे, या फिर उसको कोई वाहितम ऊर्जा दी जाए, या फिर कोई प्रेरण दिया जाए, या फिर चालन, मतलब हमने बताया था कुछ विधियां होती हैं, कैसे भी करके वो पदार्थ किसी से कुछ ना कुछ हलचल होने के कारण जो उसकी वाहितम वाली कक्षा में, जो बिल्कुल दूर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, जो कम बंध के साथ बंधे हैं, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, वो अपनी कक्षा से टूट जाते हैं, अपनी कक्षा से अलग हो जाते हैं। वो जैसे ही उस कक्षा से अलग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वो बिल्कुल मुक्त अवस्था में अब इधर उधर राउंड करने लग जाते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक हमारे पास बेटा ये पदार्थ है, ये क्या है, इस पदार्थ है, और इस पदार्थ के अंदर बहुत सारे ये परमाणु हैं, ये पदार्थ के अंदर। अब इन सब पदार्थों के बाह्यतम कक्षा से, बाह्यतम जो कक्षा थी, उनसे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो गए, निकल चुके हैं। अब ये जो निकल चुके होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो इस टाइप से यहाँ पर ऐसे अलग टाइप में होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे से ऐसे ही जिगजैग मोशन गति करते हुए एक दूसरे परमाणु से टकराते हैं। क्या करते हैं, टकराते हैं, और ये जो टकराने के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, जिस कारण इनमें आपस में घर्षण होता है, और घर्षण के कारण या फिर एक जगह से आवेश लेकर ये दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के कारण आवेश को प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं, और आवेश इनमें चलने लग जाता है, जिस कारण ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके चालक कहलाते हैं। कैसे पदार्थ कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं इसके अंदर। और ये कैसी अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ के अंदर विद्युत या आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ के अंदर जितने अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होंगे, वो चालक उतना ही अधिक चालक होगा, यानी वो पदार्थ उतना ही अधिक चालक होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा आवेश प्रवाहित होगा। तो ये कहने का मतलब है कि पदार्थ का जो गुण है, पदार्थ में आवेश का प्रवाह है, वो उतनी ही सुगमता से होगा जितने उसमें चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी बेटा। ठीक है, अभी ये इस टाइप से हम देखते हैं। तो इसमें देखो कितने प्रकार के जो होते हैं कि पदार्थ होते हैं, चालक कितने प्रकार में बांटा गया है। तो देखो पहला बेटा जो है चालक, यानी कि पदार्थों को 3 भागों में यहाँ पर दिखाया गया। पहला भाग जो है आपका वो पार्ट कहलाता है कि चालक पदार्थ, यानी कुछ पदार्थों को चालक बोला गया जिन्हें हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर्स। यानी कि जो हमारे पास में बेटा ये कंडक्टर्स होते हैं जिन्हें हम लोग चालक बोलते हैं, ये चालक पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि वो चालक, यानी कि वो पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि हमने बताया था किसी भी पदार्थ के अंदर आवेश
को प्रवाहित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। तो जो चालक होते हैं, तो चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण वैद्युत धारा जो होती है, विद्युत जो होता है यानी आवेश जो होता है, आवेश का प्रवाह बहुत ही सरलता के साथ में बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत आसानी से होता है। तो वो ऐसे पदार्थ जो होते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि जिनमें वैद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो सकती है, आवेश का प्रवाह बहुत आसानी से हो सकता है, वो पदार्थ आपके कंडक्टर्स या चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं बेटा। आई होप आप लोग चालक को समझ पाए होंगे। यानी चालक क्या होते हैं? वो पदार्थ जिनके अंदर वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही सरलता तथा सुगमता यानी आसानी से होता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो पदार्थ कैसे कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं, यानी कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब बात आती है इसमें कि सबसे अच्छा चालक की बात करें तो हमारा सबसे नंबर 1 पे जो चालक आता है, सबसे ज़्यादा अच्छी जो धारा प्रवाहित होती है, आवेश का प्रवाह फ्लो होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो हमारा बेटा चांदी आता है। दूसरे नंबर पे हमारा तांबा आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर उसके बाद में लोहा और हैं अन्य धातुएँ तथा मानव शरीर और पृथ्वी आता है। यानी सबसे ज़्यादा अच्छा, अगर विद्युत का चालक सबसे ज़्यादा अच्छा देखना है हमें पदार्थ, यानी कि पदार्थ को सबसे अच्छा चालक देखना है, तो वो सबसे अच्छा चालक हमारा क्या होता है? चांदी होता है बेटा। आपने देखे होंगे कुछ आपके घर में जो स्विच वगैरह आते हैं, तो वो आपके बहुत महंगे महंगे होते हैं, तो उनमें कहीं कहीं पे जो चिटकनी वगैरह जो लगी होती है वो चांदी की होती है, जिस कारण वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्टली होते हैं, जिसमें विद्युत का बिल्कुल हिरास हुए यानी बिना हिरास के ही विद्युत का प्रवाह होता है, यानी आवेश बिल्कुल नष्ट नहीं होता, पूरा का पूरा प्रवाहित होता है बेटा। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी आवेश मतलब कि कहलाते हैं चालक, यानी कि जो हमारी धातुएं वगैरह हैं, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका मानव का शरीर हो गया, पृथ्वी हो गई, ये सब क्या है? यानी कि चालक हैं, कंडक्टर्स हैं, यानी कि इनमें सब में विद्युत का प्रवाह हो सकता है बड़ी आसानी से, और सबसे ज़्यादा आसानी से किस में होता है? चांदी में होता है बेटा। ये तो हो गया आपका चालक। दूसरे नंबर पे बेटा हमारा क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है बेटा वैद्युत रोधी सॉरी वैद्युत रोधी या अचालक, जिन्हें हम लोग वैद्युत रोधी भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग बेटा अचालक भी बोल सकते हैं। बेटा अचालक पदार्थ क्या होते हैं? यानी अचालक पदार्थ वे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ आपके अचालक या वैद्युत रोधी कहलाते हैं। अब कहने का मतलब ये है बेटा, अगर किसी के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम का मतलब इसमें लगभग नगण्य पाए जाते हैं, यानी कि नाम मात्र के लिए होते हैं, यानी कि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं, यानी कि इतने कम होते हैं कि वो धारा को प्रवाह नहीं कर सकते, आवेश का प्रवाह नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर विद्युत का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी ऐसे पदार्थ, आप कैसे बोलेंगे बेटा? ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तथा इलेक्ट्रॉन यानी नगण्य इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य या बिल्कुल ही नगण्य नहीं, बिल्कुल ही नाम मात्र के लिए होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। वो पदार्थ हमारे कैसे कहलाते हैं? वैद्युत रोधी अथवा अचालक पदार्थ कहलाते हैं। समझ पाए बेटा? यानी कि दोबारा से फिर समझिए एक बार, यानी कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है या लगभग नगण्य होती है तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वैद्युत रोधी या अचालक कहलाते हैं। वैद्युत क्षेत्र में ये पदार्थ आवेश के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या करते हैं बेटा? इनका वही कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है? आवेश प्रवाह। यानी कि पहले हमने देखा था चालक में क्या होता था? आवेश बहुत आसानी से प्रवाहित होता था, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में
मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे। लेकिन वही दूसरे नंबर पे हमने देखा है अब अचालक, या इसे वैद्युतरोधी बोल सकते हैं। तो जो अचालक होता है जिन्हें हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? इंसुलेटर्स बोलते हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके अंदर अब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं तो इसका मतलब आवेश का प्रवाह होगा नहीं। जब आवेश का प्रवाह होगा नहीं तो इसका मतलब है कि वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होता है, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? अचालक या वैद्युतरोधी पदार्थ कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? विद्युत को रोक देते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र में ये पदार्थ आवेश के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं। इन्हें वैद्युत क्षेत्र में अगर रख दें तो वहाँ क्या होते हैं कि ये जो होते हैं आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं बेटा। दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं बेटा, सॉरी इसके हम लोग एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, देखो आपने देखा होगा चमड़ा होता है। चमड़ा जो होता है इसमें बिल्कुल ही आवेश का प्रवाह नहीं होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है। जैसे गंधक हो गया, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। जैसे वेकेलाइट हो गया, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। सूखी लकड़ी है, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होती है। सूखी टेबल है आपकी लकड़ी की, उसमें भी आपका प्रवाह नहीं होता है। यानी कि आपका लकड़ी का डस्टर है सूखा, उसमें भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है। आपका सूखा मतलब कि जो सैम्पड है आपका मतलब कि मिट्टी का, ये सूखा है तो उसमें भी आवेश का प्रवाह नहीं होता। ये सब के सब आपके कैसे कहलाएंगे? अचालक कहलाएंगे बेटा। कैसे कहलाएंगे? अचालक कहलाएंगे। आप लोग समझ पाएंगे अचालक क्या होते हैं। तो ये अचालक पदार्थों के परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल के कारण दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। यानी कि जो अचालक पदार्थ होते हैं ना बेटा, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके नाभिक के प्रोटॉन के साथ में बहुत ही अधिक दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, जिस कारण ये इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त नहीं होते, यानी कि वाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन हटते नहीं हैं। अब जब हटेंगे ही नहीं तो ये मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। जब मुक्त अवस्था में हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे कि तो फिर इसमें आवेश का क्या हो जाएगा? आवेश प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि इससे हम लोग परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत प्रवाह बिना वैद्युत चालन के संचरित होता है वैद्युत क्षेत्र में। ये पदार्थ आवेश का संग्रह करते हैं। यानी कहने का मतलब है वे पदार्थ, यानी कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ की बात करें हम तो ये परावैद्युत पदार्थ भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत का चालन नहीं होता। वैद्युत का क्या होता है? चालन नहीं होता है, वैद्युत प्रवाहित नहीं होते। यानी कि परावैद्युत पदार्थ की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? अचालक पदार्थ ही होते हैं। क्या होते हैं? ये अचालक ही पदार्थ होते हैं। इनमें भी क्या होता है? आपका वैद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत क्षेत्र में अगर रख दिए जाएं तो ये आवेश को अपने में संग्रहित कर लेते हैं, अपने में अवशोषित कर लेते हैं, यानी अपने में इकट्ठा कर लेते हैं। ये इनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है परावैद्युत में। अब परावैद्युत में अगर बेटा एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपका जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब आपके क्या हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरी बात हम करते हैं बेटा, आपका आता है अर्धचालक। अब आता है अर्धचालक क्या होते हैं बेटा? अर्धचालक के बारे में आपको बताएंगे हम कि अभी हमने देखा था बेटा कि ऐसे पदार्थ शुरू में देखा था ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत का बहुत आसानी से चालन होता है। इसके बाद में दूसरा हमने देखा था कि जिनमें वैद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। अब तीसरा हम देखेंगे इन दोनों के मध्य का जिनमें प्रवाह होता है लेकिन चालक की अपेक्षा कम तथा अचालक की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि इनके बीच का मान सकते हैं हम इसे। तो बेटा अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है वे पदार्थ जिनको चालकता चालकों से काफ़ी कम तथा अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। यानी कि इनका मतलब ये हो गया, कहने का मतलब है कि इनमें एक चीज़ और भी होती है बेटा, इसके अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। किस कारण?
यानी कि कहने का मतलब इसको आप सही से समझें तो ये है, बिल्कुल इजी वे से समझेंगे कि क्या है कि जो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, बहुत अधिक तीव्रता के साथ ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो, यानी कि बीच का रहे, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो धीरे धीरे आराम से, जिसमें रुकावट भी आए और प्रवाहित भी हो, यानी कि जो चालक होते हैं उनकी तुलना में कम विद्युत धारा का प्रवाह हो, कम इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, और जो बिल्कुल ही आपके अचालक हैं उनकी अपेक्षा अधिक प्रवाह हो, यानी उनकी अपेक्षा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, तो वो अर्धचालक। अर्ध का मतलब आधा, चालक का मतलब चालन, यानी जिनमें आधा आधा चालन होता है, विद्युत का आवेश का रुक रुक के प्रवाह होता है, कम कम प्रवाह होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं बेटा। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स बेटा देखें आप लोग, तो ये देखो जर्मेनियम हो गया आपका, एक सिलिकन हो गया, एक सेलेनियम हो गया और एक कार्बन है। ये कार्बन वगैरह ये सब के सब क्या हैं आपके बेटा, अर्धचालक है। हम देखें तो हमारे जीवन में इस अर्धचालकों का बहुत बड़ा रोल है, इन अर्धचालकों का बहुत बड़ा रोल है। कहने का मतलब है कि आज हम जो लैपटॉप देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम देख रहे हैं, वो हमारा अर्धचालक की ही देन है। अर्धचालक के बिना उस पर हमारा कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे अर्धचालक होते हैं, वो अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर ये बिल्कुल मतलब कि अचालक की तरह रहते हैं, यानी बिल्कुल ही अचालकों की तरह भांति कार्य करते हैं। और जैसे इनको थोड़ा बहुत मतलब कि ताप दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, इनमें उच्च ताप मिलने पर ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। बस सहसंयोजक बंधों के टूट जाने के कारण उनमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो, यानी इनके अंदर जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, टूट जाते हैं। और टूटने के कारण इसमें क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में मिल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बंधों के उस स्थान को खाली कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जहाँ से वो बंध टूटा और उस स्थान को ये खाली कर देते हैं, और जिस जगह पे ये खाली हो जाती है वो जगह रिक्ति कहलाती है। और वहाँ पर क्या होता है, एक रिक्त स्थान हो जाता है, और उस रिक्त स्थान को बेटा हम लोग कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। और कोटर जो होते हैं वो बेटा धनाभिषित होते हैं। कैसे होते हैं, धनाभिषित होते हैं। और ये धनाभिषित जो होते हैं, इन यही जो होते हैं वो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि धनावेशित, इन्हें हम आवेश वाहक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश वाहक भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं आवेश वाहक की तरह ही कार्य करते हैं। तो अर्धचालकों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों एवं कोटरों दोनों के कारण होता है, यानी कि जो कोटर होते हैं बेटा और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों के कारण ही अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है। तो ये हमारी थ्योरी रही किसकी बेटा, हमारी अर्धचालकों की। किसकी रही, अर्धचालकों की। बेटा हमने देखा था पदार्थों को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, 3 भागों में। नंबर 1 चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। बेटा चालक भी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो, भरमार हुए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी आसानी से हो सके, वो हमारे क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। दूसरा हमने देखा था बेटा अचालक, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है या फिर नामात्र के लिए नगण्य पाई जाती है। नगण्य पाई यानी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जिसको हम बिल्कुल ही ना के बराबर मान सकते हैं, पाई जाती है, तो उनमें विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहलाते थे, क्या कहते थे हम लोग, अचालक कहते थे। हमने देखा था चालक के उदाहरण में देखा था बेटा, चांदी था, सोना था, कॉपर था, ये सब क्या थे, हमारे चालक में थे। अचालक में देखा था हमने, अचालक में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे हमारे पास में बेटा गंधक हो गया, यानी कि ये गंधक हो गया, और इसके बाद में और कई पदार्थ हुए थे आपके, जैसे गंधक है, चमड़ा है, बेकेलाइट है, ये सब क्या थे आपकी अचालक के उदाहरण थे। वहीं आपने देखा बेटा अर्धचालक, अर्धचालक क्या थे, वे पदार्थ जिनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर पाए जाते हैं, जिनमें चालकों की अपेक्षा कम मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा अचालकों की अपेक्षा अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन दोनों के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच का
इनके दोनों के बीच का मैच, यानी कि जिसमें आधा चालन होता है विद्युत का धारा का, आधा प्रभाव होता है, यानी कि मार्ग में विरोध भी उत्पन्न हो और धारा भी प्रवाहित हो, यानी कि कम कम प्रवाहित हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। जिसमें हमने एग्जाम्पल्स में देखा बेटा, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और सेलेनियम हो गया और कार्बन हो गया। कहा जाए तो ये जो अर्धचालक होते हैं बेटा, 0 केल्विन ताप पर ये क्या होते हैं, बिल्कुल ही अचालकों की भांति करते हैं, और इन्हें जैसे ही हम लोग उच्च ताप दे देते हैं और उच्च ताप देने के कारण इनके मध्य के जो होते हैं सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं, बंध टूट जाते हैं। टूटने के कारण वहाँ पर जो एक कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहाँ से हट जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन हटने से वहाँ पर एक रिक्ति क्रिएट हो जाती है, यानी कि रिक्त स्थान क्रिएट हो जाता है। रिक्त स्थान जो क्रिएट हो जाता है, उस रिक्त स्थान को बेटा हम लोग कोटर कहते हैं। कोटर को इंग्लिश में बोले तो होल होता है, यानी कि छिद्र होता है, वो कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। और ये कोटर जो होते हैं ये धनावेशित कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं बेटा, धनावेशित कहलाते हैं। और ये धनावेशित जो कोटर होते हैं वो आवेश वाहक का कार्य करते हैं। किसका, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। आवेश वाहक का मतलब हो गया आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसका मतलब है कि अर्धचालकों में धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। तो हम लोगों ने बेटा पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड कर लिया, एक हमारा चालक, अचालक और अर्धचालक बेटा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम अपना आगे अगला पॉइंट क्या है हमारा उसके बारे में बात करते हैं बेटा। आगे वाला हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा बेटा कूलाम का नियम। क्या हुआ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फिजिक्स के अंदर। कहा जाए तो इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। एक हमारे साइंटिस्ट थे कूलाम। कौन थे, कूलाम थे, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और ये कूलाम ने ही अपना एक नियम दिया था, और उस नियम के बारे में ही हम जानते हैं। उनके उस नियम को ही बोलते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ या कूलाम का नियम। उनके नाम से ही जाना गया ये नियम, क्या जाना गया, कूलाम लॉ या कूलाम का नियम। तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो कूलाम थे, इन्होंने 1785 में इस नियम को दिया था। किसको, इस नियम को दिया था बेटा। क्या है, हम पीछे सीखे थे, क्या होता था जब समान प्रकृति के दो आवेश होते थे, समान प्रकृति के जो आवेश हुआ करते थे वो आपस में प्रतिकर्षण बल लगाते थे, यानी वो एक दूसरे को रिपल करते थे, एक दूसरे को दूर की ओर हटाते थे। वहीं जब विजातीय आवेश हुआ करते थे, यानी कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश हुआ करते थे, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते थे, उनमें अट्रैक्शन हुआ करता था, अपनी ओर खींचते थे एक दूसरे के लिए। अब ये इनके अंदर बल लगता था, यानी कि जब जैसे कि अगर प्लस प्लस का आवेश आप पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, और जब माइनस माइनस का आवेश पास लाएंगे तब भी ये प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब हम लोग एक माइनस और एक प्लस लाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो ये गुण हमारे किसी न किसी मतलब पदार्थ के अंदर ये जो आवेश होता है उसके अंदर पाया जाता है, आवेशों में पाया जाता है। अब बात यहाँ तक तो ये सिद्ध हुई, यहाँ तक तो चलो सही बात मानते हैं कि हाँ ये बल पाया जाता है। लेकिन अब हमें इस आवेश के बारे में ये नहीं पता कि कौन सा आवेश कितना बल लगाएगा, यानी कि जो बल होगा, बल की मात्रा होगी वो कितनी होगी, यानी कि इन दोनों आवेशों के मध्य में कितना बल लगेगा, यानी कि बल की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी। तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो ये जानकारी को प्राप्त करने के लिए, इस जानकारी के बारे में पता करने के लिए कूलाम ने एक रिसर्च की और अपने प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। यानी कि हमने अभी क्या बताया आपको, हमने बताया था जो बल होते हैं जो हमारे पास आवेश होते हैं, और उन आवेशों के मध्य में जो हमारा बल लगता है, कौन सा बल बेटा, एक आकर्षण बल तथा दूसरा प्रतिकर्षण बल। अब ये जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगता है ये तो पता है, लेकिन अब ये नहीं पता कि कितने कूलाम यानी कि कितना आवेश होने पर कितना बल लगेगा, यानी कि कितना आवेश होगा तो फिर कितना बल आकर्षण लगेगा या कितना बल प्रतिकर्षण लगेगा, ये कोई जानकारी नहीं थी। इस जानकारी के बारे में, इस मान को पता करने के लिए, इस मात्रा को पता करने के लिए कूलाम ने अपना नियम दिया, और उस नियम को ही हम लोग
कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना गया है। ठीक है बेटा, और ये जो नियम होता है कूलॉम का, ये नियम किसके मध्य काम करता है? कोई भी दो आवेश ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी दो आवेश ले लेते हैं और उन आवेशों के मध्य में हमें पता करना होता है ये दोनों आवेश आपस में कितना बल लगाएंगे। यानी कि कूलॉम का जो नियम होता है वो दो आवेशों के मध्य लगता है, यानी कि कितना बल लगेगा। यानी कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम्स ने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। क्या बताया बेटा, आपको ये चीज़ भी विशेष ध्यान रखना है, कैसे बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी कि कोई भी दो हमारे स्थिर बिंदु आवेश होंगे, उन दोनों के मध्य में हमें पता करना है कि कितना बल लग रहा है। ये बल पता करने के लिए जो कूलॉम ने नियम दिया, उस नियम को ही हम लोग क्या बोले, कूलॉम्स लॉ बोले। जैसे हमारे पास कोई भी दो बल हैं, एक Q1 है, एक बेटा हमारे पास में आवेश जो है बेटा Q1 है, ये हमारे पास एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश हमारे पास Q2 है। अब इनके मध्य में हमने कुछ दूरी ले ली, कुछ दूरी पे रखे हैं और उस दूरी को हमने बताया, वो दूरी है बेटा हमारे पास में R। क्या है हमारे पास बेटा, R है। अब ये R दूरी इसके मध्य में है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है बेटा वो R है। तो हमें पता करना है कि इनके मध्य में बल कितना लग रहा है, इनके मध्य में बल कितना लग रहा है। यानी कि ये दोनों आवेश आपस में एक दूसरे पर कितना, यानी कि बल लगा रहे होंगे, आकर्षण लगा रहे होंगे या प्रतिकर्षण लगा रहे होंगे, तो वो कितना कितना बल लगा रहे होंगे, ये चीज़ का पता करना है। तो इसी के लिए हमने एक कूलॉम्स ने एक नियम दिया। क्या नियम है, नियम की अगर थ्योरी को पढ़ें बेटा, परिभाषा को पढ़ें, तो परिभाषा कह रही है, क्या कह रही है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलॉम का नियम क्या कहता है बेटा, आपको मैं बता दूं, कूलॉम का जो नियम होता है वो ये कहता है कि ये जो दो आवेश हैं, ये क्या है बेटा, आपके पास में ये दो आवेश हैं, इन दोनों का तो गुणनफल होता है, इन दोनों का बेटा क्या होता है, गुणनफल होता है इन आवेशों का। ये गुणनफल जो होता है बराबर होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है किसके, बल के, तथा यानी कि इन दोनों का जो आवेश होते हैं, इन दोनों का गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा ये जो दोनों बल रखे हुए हैं वो कितनी दूरी पर रखें बेटा, वो ये बल कितनी दूरी पर रखे हैं, वो दूरी का वर्ग, उस दूरी का स्क्वायर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है बल के, किसके, बल के। यानी कि कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये हो गया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, किन्हीं दो बिंदु आवेश यानी कि Q1 तथा Q2, यानी जो भी दो बिंदु आवेश हैं, उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत क्या चीज, वैद्युत बल। कौन सा, वैद्युत बल। आवेशों के परिमाण यानी आवेश की जितनी जितनी मात्रा होती उनका गुणनफल, उनका गुणनफल, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग के, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो दोनों आवेश होते हैं उनका गुणनफल जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो बीच की दूरी होती है वो वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, वैद्युत बल के। ठीक है, यहाँ से ये नियम निकलता है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा बेटा, यहाँ से एक देखो निकलता है ये डेरिवेशन, क्या निकलता है, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश क्या क्या है बेटा, आप देख रहे हैं क्या क्या है वो बिंदु आवेश, एक है आपके पास में Q1, एक आपके पास में क्या है Q1 तथा दूसरा Q2, और परस्पर ये कितनी दूरी पर स्थित है, ये R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर बेटा, R दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच में आपको बल देखना है, वैद्युत बल देखना है, वो क्या होगा, यानी कि वैद्युत बल देखेंगे तो क्या होगा। तो इसको देखो हम लोग बेटा कैसे निकालते हैं, हमने बताया था, क्या बताया अभी आपको, बल जो होता है, क्या चीज़, बल जो होता है वो
अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती। ये जो चिन्ह है आपके पास में, ये आपका अनुक्रमानुपाती है। क्या चीज़ है ये चिन्ह? अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती होता है किसके? जो दोनों आवेश हैं, क्या है? दोनों आवेश, आपके पास आवेश जो है उनके परिमाण का गुणनफल, वो दोनों आवेश जो है, एक Q1 है बेटा और दूसरा Q2 है, इनका गुणनफल हो गया, इनकी गुणा करा दी, Q1 इंटू Q2, इनका अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उन दोनों के बीच की दूरी बेटा, बीच की दूरी हमने ये r मानी है ये वाली, तो ये r का वर्ग यानी कि r का स्क्वायर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कोई भी चीज़ को बटे में लिखना, और अनुक्रमानुपाती का मतलब है जिस तरह से उसी के सामने, यानी अगर ये चीज़ अंश में है, बल हमारा अंश में है, तो आवेश भी हमारे पास में, आवेश का परिमाण भी अंश में ही है। अब हमारा बल अंश में है, इसके व्युत्क्रम में कोई चीज़ लिखनी है, तो इसका मतलब है r को हमने व्युत्क्रम में लिखना है, तो इसका मतलब इसको हमने हर में लिख दिया, तो इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चिन्ह एक ही रहता है, यानी ये नियम रहता है। अब यहाँ पर बेटा ये जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका एक नियतांक होता है बेटा, उसका जो अनुक्रमानुपाती जो नियतांक होता है यहाँ, वो बेटा के होता है। अनुक्रमानुपाती बेटा क्या होता है? के होता है। हम जैसे ही इसको व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, वैसे ही बराबर का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ अनुक्रमानुपाती जो आपका नियतांक आएगा वो आ जाएगा आपके पास बेटा, क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं क्या होता है कि जो यहाँ पर के होता है नियतांक, इसका एक कूलाम ने एक मान फिक्स कर दिया था। क्या कर दिया था? उन्होंने एक मान फिक्स कर लिया था, और ये वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए उन्होंने जो मान को रखा था वो बेटा रखा था 9 गुणा, वो उन्होंने ये मान रखा था 9 गुणा 10 की घात 9। कितना रखा था बेटा? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये किसका मान है बेटा? के का मान है। कितना? 9 गुणा 10 की घात 9, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। ये क्या है? ये मान इन्होंने किसका रखा बेटा? इस के का मान रखा है। कितने का? के का। तो हम लोग बेटा यहाँ पर इसी वाले सूत्र में, कौन से? इसी वाले सूत्र में यहाँ पर ये जो हमें बेटा दिख रहा है के, ये वाला जो हमें ये के दिख रहा है, इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? 9 गुणा 10 की घात 9 रख देंगे। क्या रख देंगे? 9 गुणा 10 की घात 9। तो हम लोग आगे देखते हैं। देखो हमारे पास ये था F इजिकल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। तो हमारे पास जो के था बेटा, वो हमारे पास में बेटा यहीं पर तो था, यहाँ पर। तो इस के का वैल्यू हमारे पास कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9 आ गया। कितना हो गया? 9 गुणा 10 की घात 9, ये के का मान आ गया। तो हमारे पास F इजिकल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, यानी बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। ये आ जाता है। इसके बाद में हम लोग देखो एक चीज़ और होती है, सुविधा के लिए हम लोगों ने कुछ एक के का वैल्यू फिक्स कर रखा है। वो क्या कर रखा है? ये कूलाम ने एक सुविधा के लिए एक वैल्यू फिक्स क्या करा था, उस के लिए या तो 9 गुणा 10 की घात 9 सीधा डायरेक्ट मान रख दो, या फिर ये वैल्यू रख दो आप 1/4 पाई। 1/4 पाई इसे बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट। ये किसका मान है? के का मान है। यानी कि या तो 9 गुणा 10 की घात 9 पूरा रख दो, और या फिर ये रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो हमने क्या काम किया? 9 गुणा 10 की घात 9 की जगह पे हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रख दिया। ये वैल्यू किसकी रख दी? 9 इंटू 10⁻9 की। तो जब ये रख देंगे तो यहाँ से हमारा बेटा पूरा कूलाम का सूत्र जो निकल के आ जाता है वो क्या निकलता है बेटा? देख रहे हैं आप लोग, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इसके बाद ये जो नियम है आपका किसके लिए है? ये वायु या निर्वात के लिए। अब वायु या निर्वात के अलावा भी कोई और दूसरा आपका वो आता है, वायु या निर्वात के अलावा भी आपके पास में कोई दूसरा माध्यम आता है, तो उस माध्यम के लिए आप लोग क्या लगा देते हैं? यहाँ पर एक मात्रक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? के लगा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं बेटा? परावैद्युतांक बोलते हैं। परावैद्युतांक ये लग जाता है आपका बेटा, के लग जाता है इसके साथ में मल्टीप्लाई। तो ये सूत्र आपके पास बन जाता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम लोग को परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। यानी कि जैसे कोई भी दूसरा पदार्थ हो, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, अभ्रक हो गया, इसमें कोई भी पदार्थ रखा है, इसमें कोई भी वस्तु रखी है, तब ये चीज़ लगाएंगे। या अगर हमारे पास में अगर वायु या निर्वात की बात होती तो हम लोग के का मान 1 ही लगाते हैं, के को हम लोग नहीं रखते। के का मान कितना मानते हैं बेटा? 1 मानते हैं। तो ये नियम यहाँ तक फॉलो बेटा करता है। तो ये हमारा हो गया कूलाम का नियम। आपको हमने बता दिया कि कूलाम का नियम क्या है। बेटा कूलाम का जो नियम होता है